देख रहे हैं न्यूज़ वीके, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनपद जालौन की कालपी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए विधायक विनोद चतुर्वेदी जी। विनोद चतुर्वेदी जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को लगभग 4000 के आसपास के मतों से हराकर उन्होंने जो है विजय सिंह प्राप्त की है। उनसे बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में आए थे या अब क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो वो अपने क्षेत्र में विकास कराने की उस पर। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ पर। जी। आप हमें बताइए कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली तो कालपी चूँकि वैसे बड़ा पिछड़ा इलाका है और यमुना और बेतवा की रिवाइंस के किनारे किनारे वो सेगमेंट है पूरी, तो वहाँ मूलभूत तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे वहाँ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कालपी में कोई ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। पीएससी है, सीएससी है, उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता वहाँ स्वास्थ्य। दूसरा, शिक्षा के मामले में वहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज बालिकाओं के कम है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर। और तीसरा, वहाँ सड़क बनी तो हैं, क्योंकि पहले जो दस्यु उन्मूलन के टाइम में सड़कें बन गई, लेकिन अब वो रिपेयर्ड नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है। तो ये तीन वहाँ मूलभूत समस्याएं हैं। और कालपी वैसे अगर हम देखें कालपी का इतिहास, तो चाहे मुग़ल शासनकाल रहा हो, चाहे हमारे यहाँ द्वापर त्रेता युगों के हिसाब से संस्कृत मैथोलॉजी में कहते हैं, कालपी का इतिहास हर युगों में पाया गया। द्वापर में तो जो इन्होंने भगवत गीता लिखी वेदव्यास, उनका ही जन्मस्थली कालपी है। और अकबर के साथ जो बीरबल रहते थे, उनकी भी जन्मस्थली कालपी है। और सबसे बड़ा खानगा शरीफ जो वहाँ है, दरगाह है, वहाँ अगर आप उनका इतिहास देखें तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको कहा गया है। वहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था बहुत लंबे समय में, माने आज से 1000 वर्ष पहले का भी इतिहास कालपी मिलता है। इसलिए कालपी बड़ी ही मतलब एक ऐतिहासिक नगरी है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे वहाँ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। मैं हृदय से उन सबका आभारी हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मैं पहली बार लड़ने गया था। मैं से तो जिलाध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मेरे संपर्क सब जगह थे, लेकिन पहली बार वहाँ उस क्षेत्र में गया था। उन्होंने मुझे बेहद प्यार किया और अपना प्रतिनिधि बनाया है। मैं हर संघर्ष में उनके साथ काम करूँ। जैसे कि आपने बताया कि कालपी ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों महत्व की नगरी है, तो क्या इसको पर्यटन के मानक्षेत्र में लाने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास है? वैसे तो देखिए, पर्यटन के मामले में मैंने बहुत पहले, जब मैं 7 से 12 में एमएलए हुआ था, तब मैंने प्रयास किया था। उस टाइम मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी दिल्ली में, क्योंकि पर्यटन का बहुत कुछ पार्ट पर्यटन दिल्ली से ही, केंद्र से ही उसका विभाग है और वो लोग, उन पर फंड है। स्टेट गवर्नमेंटों पे ऐसा फंड नहीं है। मैं वो थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर कुछ होना है तो भारत सरकार से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने उस टाइम जो फाइल चलाई थी, मैं दिल्ली में फिर उस फाइल को देखता हूं। अगर कुछ भारत सरकार मेहरबान हुई तो निश्चित उस ओर भी मैं काम करूंगा पर्यटन के क्षेत्र। अच्छा, मौजूदा समय में जल परिवहन को भी केंद्र सरकार बढ़ावा देने वाली है, तो क्या कालपी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, तो क्या इस पे जल परिवहन की ओर भी कोई प्रयास किया जा रहा है? अब ऐसा तो अभी तक तो नहीं हमारी समझ में आया, क्योंकि यमुना की गहराई बहुत जगह थोड़ी कम है और जो गहराई है वहाँ ये जल परिवहन की सुविधाओं को ला सकते हैं। ऐसा मेरा जो कभी बात हुई है तो लोगों ने चर्चा की है कि जहाँ पर गहराई है वहाँ ही वो चल सकती हैं। बकाया यमुना में कई जगह उथलापन है। वैसे अभी मेरी समझ में तो कोई नहीं है, अगर मैं प्रयास करूंगा होगा तो इसके लिए। अच्छा, पहले से जबकि थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 50 साल पीछे जाएंगे, लगभग 70 के दशक के आसपास जाएंगे, तो ये क्षेत्र आपका दस्यु प्रभावित क्षेत्र माना जाता था उस समय। और कालपी की पहचान पौराणिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद दस्युओं के बाद आने के बाद इस कालपी की क्षेत्र की अपेक्षा भी बहुत हुई है। तो अब आपको वहाँ का प्रतिनिधित्व मिला है, तो आप इस दाग को, यानी पिछड़ेपन के दाग को या दस्यु वाले दाग को आप कैसे धोना चाहते हैं? वैसे तो जो मतलब पहले दस्यु उन्मूलन के टाइम में जो सड़कें बनी, वहाँ का विकास सड़कों का उसी टाइम हुआ। ये
बिल्कुल आपकी बात सही है कि वहाँ 30-35 बरस दस्युओं का बड़ा आतंक रहा। पूरी रिवाइंस थी यमुना और चंबल से लेके राजस्थान और उस किनारे पचनस से लेके, लेकिन आज पूर्णतः शांति उस क्षेत्र में। और हम चाहते हैं कि वहाँ कई योजनाएं ऐसी हैं, मान लो जैसे दुग्ध पालन है, जैसे बकरी पालन है, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। चूँकि शिक्षा की वहाँ कमी है, शिक्षित ना होने की वजह से लोग अपने उसी रूप में जो जितना मिल रहा उतने में ही अपने को मानते हैं कि बहुत कुछ मिल गया। हम प्रयास करेंगे, वैसे हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसा अपना मेरा मानना है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि युवाओं के सामने पढ़ लिख जाने के बाद भी बेरोजगारी की एक समस्या बहुत बड़ी यूँ बाई खड़ी है। तो आपके प्रतिनिधित्व वहाँ चुने जाने के बाद अब आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए सब आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? भाई देखिए, हम लोग तो इसी बात पे लड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने, ये अपने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियों के लिए तो उन्होंने तुरंत कहा था कि हम तुरंत भर्ती करेंगे। उन्होंने मंच से ये कहा कि मिलिट्री और पुलिस की भर्ती खोलेंगे। उन्होंने जिस ओर रोजगार सृजित करके नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब जनता ने चूँकि हमारी बात को या स्वीकार नहीं किया, या जनता को छोटी सुविधा के पीछे बड़ी सुविधाएं देखने में शायद कुछ भूल हुई हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ये सोच है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और ऐसा विकास हो जो हिंदुस्तान के पटल पे लगे। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे, आप लोगों को याद होगा 12 से 17 में उन्होंने कई प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किए। आप जैसे 100 नंबर है, उससे बहुत सुविधाएं गरीबों को मिली। पहले घटनाएं हो जाती थी, थाने पहुँचे, थाने में पुलिस नहीं मिली, पुलिस ने फिर